बमबारी हो रही थी और जो मिसाइल्स वगैरह नॉन स्टॉप चल रही थी। तो सुरक्षित कैसे निकल पाए आप सब? जैसे बम्बार्डिंग से डर तो थोड़ा बहुत अब लगता है जी, मन घबरा जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चंचल योजना ब्लॉग में। जैसा अभी सभी देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो काफ़ी संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के बीच हमारे भारतीय जो विद्यार्थी लोग हैं काफ़ी वहाँ फंसे हुए हैं। इसी बीच अब मुझे पता चला कि हमारे जो बीकानेर शहर है वहाँ पर भी कुछ जो विद्यार्थी हैं, 20 से 22 लगभग विद्यार्थी हैं, वो भी फंसे हुए हैं। पर जब वो हमारे बीकानेर शहर में आए तो मैं काफ़ी खुशी हुई। तो आपसे भी मैं उनसे बात करूँगा और उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे वहाँ कैसे हालात है और किस हालात का उन्होंने सामना करके यहाँ बीकानेर वापस वो आए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है रामदेव सोनी। और मेरा आपका? नाम विवेक सोनी है। हम 7 मार्च को यूक्रेन खार्किव से यहाँ बीकानेर लौटे हैं। अच्छा। 24 तारीख को वहाँ वार स्टार्ट हो गया था। सुबह 5 बजे हमें बम के आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी, तो हम एक अचानक घबरा गए। घर से भी कॉल वगैरह आने लग गए कि क्या हो रहा है, न्यूज़ में आ रही है कि वॉर स्टार्ट हो गया है। उस टाइम हमें भी नहीं पता चला। फिर जैसे ही सुबह होती रही तो हमें भी न्यूज़ आई कि वॉर हो गया है और यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दी है। तो आप अपने जैसे कोई कुछ पैसे हैं या कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो, कभी भी शेलिंग या बॉम्बार्डिंग हो सकती है। तो जैसे ही हमें पता चला हम फटाफट हमने अपना सारा काम किया, जो भी कुछ मार्केट से लाना था वो लाए और हम जैसे ही सायरन स्टार्ट हुआ इमरजेंसी के लिए हम सीधा बंकर्स में घुस गए। अच्छा, तो आप बताइए आप वहाँ क्या पढ़ाई करने गए थे, कैसे? हम वहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे। यूक्रेन में शहर है खार्किव, वहाँ पे हम खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और अभी हमारा 3rd ईयर चल रहा है। अच्छा, 3rd ईयर चल रहा है। तो वहाँ आपने भी क्या सामना किया? आप साथ में थे अपने? हाँ, हम दोनों साथ में थे। हम दोनों वहाँ पे साथ में एक फ्लैट में रहते थे और यूनिवर्सिटी के सामने ही था हमारा फ्लैट और वहाँ पे आना जाना रहता था। और 23 तारीख तक सब हालात नॉर्मल थे। 24 तारीख सुबह 5 बजे वहाँ पे इमरजेंसी भी लागू हो गई, बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई और युद्ध वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो आप उस समय आपके मन में क्या विचार आया, कैसा कुछ कि बमबारी हो रही है यहाँ पे, तो काफ़ी खतरा महसूस हुआ या कुछ? वैसे ऐसे तो नहीं हुआ, पर जैसे पहली बार बॉम्ब सुना, पहले कभी सुन नहीं रखा था, तो एक डर लगा। अच्छा। डर लगा, बाद में जैसे न्यूज़ भी आने लग गई और मिसाइलें और सारी बम्बार्डिंग से डर तो थोड़ा बहुत अब लगता है जी, मन घबरा जाता है। घर वालों ने भी न्यूज़ देखी, वो भी पैनिक हो गए, हम भी पैनिक हो गए। एक बार ऐसे डर लगा, पर हमारे वहाँ पे हैं कुछ जो हमारे इंडियंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे मतलब बच्चों को इंडिया से आते हैं उनको संभालते हैं। अच्छा। उन्होंने हमें एडवाइस दी पैनिक मत हो और जहाँ पर हो अभी वहीं सुरक्षित रहो, बाहर मत जाओ, बाहर जाना रिस्की है अभी। तो अगर आप जैसे 4th फ्लोर 5th फ्लोर जैसे भी ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हो तो नीचे बेसमेंट में आ जाओ। अच्छा। बेसमेंट, अगर आपके घर के नीचे वो बंकर बना हुआ है तो बंकर में चले जाओ, नहीं तो 1st फ्लोर पे आ जाओ एक बार कुछ टाइम के लिए। जैसे ही अगले निर्देश आएंगे उसमें वो आपको हमें बता रहे थे, जैसे पूरा गाइड कर रहे थे हमें। जैसे हमें आपके वो आपने बताया गाइड कर रहे थे, जैसे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो है उनकी तरफ से आपका क्या, उन्होंने आपका क्या सहयोग किया? उन्होंने हमें स्टार्टिंग से जैसे जैसे उनको पता चला वहाँ पे बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई है और बीकानेर के हमारे छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किए और हमें निर्देश देते गए जैसे आपको क्या करना चाहिए। पहले उन्होंने हमें खाने पीने के लिए रिलेटेड सारी बातें बताई कि स्टॉक कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। अच्छा। पानी की व्यवस्था कर लीजिए और कुछ पैसे, क्योंकि करेंसी वहाँ पे निकाल के रख लो, कार्ड कब काम बंद हो जाए कोई पता नहीं है। अच्छा। ये सारी उन्होंने हमारी हेल्प की और लास्ट तक वहाँ से इवैक्यूएट होने तक वो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। तो आप बताइए, आपने जैसे कहा कि आप वहाँ से सुरक्षित कैसे निकल पाए? आप सब जैसे आप 1st फ्लोर पर आ गए थे या बंकर में थे, तो चारों तरफ तो बमबारी हो रही थी, तो आपको कैसे लगा कि हम इस सुरक्षित रास्ते से हम अपने घर की तरफ रवाना हो सकते हैं, ऐसा कुछ? जैसे जैसे टाइम बीत रहा था बमबारी तो बढ़ती जा रही थी। अच्छा। और जैसे वहाँ की इंडियन एम्बेसी है, वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं था। अच्छा। कि आप निकल जाओ यहाँ से या हम निकालेंगे आपको। वो खाली ऐसा कह रहे थे पैनिक मत हो, जहाँ हो वहीं रहो, हम हेल्प करेंगे। पता नहीं कब हेल्प करेंगे। इसी दौरान हमारे अखिल ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, उन्होंने हमें समझाया कि आप किस रूट से आ सकते हो। अच्छा। और इससे पहले भी हमारे कुछ दोस्त वहाँ से निकले थे, तो भी फिर हमने थोड़ा हौसला इकट्ठा किया। फिर हम वहाँ से खार्किव से निकले शाम को 5 बजे करीब, लगभग 1 तारीख थी उस दिन। और बंकर से हम निकलने की कोशिश करी, लेकिन बाहर तो हम जा नहीं पा रहे थे। फिर हमने जो मेट्रो के जो ऑन होते हैं
रास्ता, रूट। रूट वो लेते हुए हम कम से कम 8 किलोमीटर हम पैदल चले मेट्रो के अंदर से। उस मेट्रो में एक साइड में इलेक्ट्रिसिटी वायर चल रही थी, बहुत ज़्यादा रिस्की था और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर भी लेकिन आना तो था घर, बिकॉज वहाँ मरते इससे अच्छा कुछ एक बार ट्राई तो कर लेते। फिर मन में वो नहीं रहता कि ट्राई नहीं किया नहीं। सही बात है। फिर हम वहाँ से निकले और हम पहुँचे ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला कि दो ट्रेनें जा रही हैं, 9 बजे की और 11 बजे की। अब इनमें ही हमें मिल सकती है सीट। हम वहाँ से ऊपर आए ट्रेन मेन स्टेशन पे, तो जैसे हम वहाँ आए तो मिसाइल गिरनी स्टार्ट हो गई वहाँ पे भी। तो एक बार मन फिर अंदर से हिल गया। वहाँ भी कर्फ्यू लग गया होगा वहाँ ना? पे कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा रहता था, लेकिन ट्रेन चलती थी बिकॉज सिविलियंस और जो इंडियंस यूक्रेन जो भी थे सबकी हेल्प करने के लिए। फिर वहाँ पे जैसे ही ट्रेन आई तो वहाँ हड़दंग मच गया, बिकॉज सारे बच्चे चाहते थे कि हम पहले चढ़ें। इस दौरान क्या हुआ कि वहाँ जो ट्रेन का टीटी था वो खाली प्रेफर कर रहा था कि लड़के अंदर जाएं, अच्छा और लड़कों को वो धक्के मार मार के बाहर निकाल रहा था और वो पैसों की मांग कर रहा था वहाँ। अच्छा, वो जितने उसके मुंह में आता था 100 200 300 500 डॉलर वो मांग कर रहा था, उनकी मर्जी पर था। तो जिसने वो दे दिया वो अंदर घुस गया, सेफ हो गया। हम कैसे करके जुगाड़ लगा के हम अंदर घुसे, वहाँ से हम निकले। कम से कम हमें खार्किव क्रॉस करने में जहाँ नॉर्मली 1 घंटा लगता है, हमें उस दिन 5 से 6 घंटे लगे खार्किव क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने में। रीजन पूरा तो रीजन क्रॉस तो आपने वहाँ क्या मुसीबत है सामने, कैसे इतने घंटे आपने उस मेट्रो लाइन में गुजारे, तो खाने पीने की समस्या भी कुछ आई होगी आपके पास? पहले 2 दिन तो समस्या थी, बहुत समस्या थी। वहाँ के लोगों को भी पता नहीं था, अचानक वॉर हुआ तो उनके पास भी वैसे फुलफिल नहीं था। तो 2-3 दिनों के बाद वहाँ के लोगों ने कुछ हेल्प की हमारी, जैसे कुछ ब्रेड दे दिया, कभी चीज़ दे दिया, थोड़ी बहुत हेल्प की उन लोगों ने हमारी। जैसे वो अपने लोगों को दे रहे थे वैसे हमें भी दे दिया। नहीं, वो जो आपने 8 घंटे का जो रास्ता जो आपने लिया था उस समय क्या था, जैसे एक तरफ लाइन चल रही थी, वो भी लाइन चालू थी क्या? वो लाइन चालू थी, वो हमेशा चालू रहती है 24 घंटा। 24 घंटा चालू रहती इसलिए है? हमने वहाँ से बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमें एक गाइड दिया, एक जो हमारी बता सके हमें कि इस साइड चलना है या इस साइड जैसे क्रॉस करना है। बीच में कभी वायर आ जाता, कोई रोड आ जाती, वो हमें तो पता नहीं था, अंदर से हम कभी गए नहीं थे। तो वो हमें एक बंदा, हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, ग्रुप बनाया हमने सब ने। पहले हम 5 लोग थे, हमने दूसरे लोगों को इकट्ठा करके हमने ग्रुप बनाया एक, ताकि वो बोले ज़्यादा नंबर्स होंगे तो आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, ऐसे जा नहीं सकते। तो हमने दूसरे लोगों को कन्विंस किया, ग्रुप बना के फिर हमने उनसे परमिशन ली। परमिशन लेके फिर पहले हमने वो जो एक साइड चल रही थी उसको क्रॉस करके दूसरी साइड लाइन बनाई पूरी। फिर तो वहाँ पे नीचे एक तो हवा थी नहीं, हवा नहीं, ऑक्सीजन पानी नहीं। पानी ऑक्सीजन था नहीं नहीं खुद के पास। पानी था नहीं। अच्छा। गर्मी, भयंकर गर्मी थी नीचे, क्योंकि उस टाइम ऊपर तो ठंड बर्फबारी बर्फबारी, नीचे होती। नीचे तो अब रहनी थी गर्मी, तो पसीने से भी भीग गए। जैसे तैसे कोशिश करके वहाँ पे जितना हो सका सारों ने चल के वहाँ से फिर मेट्रो स्टेशन वाले, जो रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन था, वहाँ पहुँचे हम लोग। फिर अगली ट्रेन के लिए जैसे हमें वो निर्देश मिले, हम वहाँ चले गए ट्रेन स्टेशन पे। और इस दौरान प्यास इतनी लग गई थी, पानी भी नहीं था, बस खुद को कंट्रोल कर रखा था कि नहीं, हार नहीं माननी। कैसे करके हमने कम से कम 1.5 घंटे तक हम चले बिना पानी के। 1.5 से 2 घंटे लगे थे। और वहाँ पानी फिर हमें ट्रेन में जाके मिला था, कम से कम 3-4 घंटे बाद हमने पानी पिया था। तो वहाँ कोई बोतल वगैरह की पानी की सब कुछ शट डाउन हो रखा था, कुछ था ही नहीं। कुछ वैसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के जो सिविलियंस है ना, वो जैसे चोरी भी करनी स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। जैसे कोई छोटा मार्केट दिखा, कांच के, वहाँ पे सारे कांच के मार्केट होते थे, वो तोड़ते, अंदर जो भी सामान होता वो ले जाते। मतलब जैसे लूटपाट में बच गए शुरू हो गई थे, थी वहाँ पे। लूटपाट भी शुरू हो गई थी। तो आप उसके बाद जिस मेट्रो स्टेशन पार करने के बाद, निकलने के बाद आपने जो आगे रास्ता कैसे अपनाया फिर आगे वाला? फिर हमने ट्रेन की जानकारी ली, पहले कौन सी ट्रेन जा रही है। अच्छा। हम जैसे वहाँ पे पूछा, कुछ पहले से इंडियंस वहाँ पे थे और हमें भी इधर उधर हमने पूछताछ की। फिर हमने बातचीत की वहाँ से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से, तो उन्होंने नेट पे देखा, उन्होंने डिटेल निकाली और हमें डिटेल दी कि इतने बजे की ट्रेन है, ये इस शहर में जा सकती है, जा रही है मतलब इस ट्रेन में, तो आप इसमें सफ़र कर सकते हो। तो उससे हमने ट्रेन ली। फिर जैसे वो बताया अभी कि बच्चों को पहले लड़कियों को डाल रहे थे, फिर लड़कों को, तो मुशक्क़त की, मुश्किल से कर करा के हमें ट्रेन मिल गई थी। करीब हमें 35 घंटे लगे ट्रेन का हमने ट्रेन का सफ़र सफ़र किया। अच्छा। जो नॉर्मली 12 घंटे 12 लगते घंटे हैं का अच्छा। लिवीव पहुंचने में, हमें 35 घंटे, लगभग 35 घंटे लग गए थे। क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड थी वो धीरे हो चुकी थी, बिकॉज नॉन स्टॉप साइड में सेलिंग हो रही थी, बमबारी हो रही थी और जो मिसाइल्स वगैरह नॉन स्टॉप चल रही थी। नॉन स्टॉप है। हाँ, बिकॉज इसलिए वो जो ट्रेन जो बीच में रोक ऑटो भी रहे थे, पायलट वो बीच था, में रोक भी रहे थे, क्योंकि आगे जैसे स्टार्ट हो जाती उनको न्यूज़ आ जाती तो रोक देते बीच में कुछ देर के लिए। तो
आपको कैसा महसूस हुआ? आपने फर्स्ट टाइम ऐसा बमबारी देखी, आपने आंखों से देखा आपने ऐसा कुछ? डर गए, हमारे साथ वाले तो रोने लग गए, अंदर से कहते हैं ना पूरी बॉडी हिल गई थी। हाँ, हमने बम गिरते मिसाइल, जब हम ट्रेन में बैठे थे, हमारे ऊपर से 2 मिसाइल गई थी और 1 किलोमीटर की दूरी पे पता नहीं कहाँ पे जाके वो गिरी, तो बम का जो आग निकलती वो हमने देखी। अच्छा, तब हमारे पैर बहुत ज़्यादा कांपे, बहुत ज़्यादा। बस यही था, भगवान को प्रे कर रहे थे बस यहाँ से निकल जाए। और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जैसा आप जैसे भारत सरकार के द्वारा आपको क्या सहायता मिली? भारत सरकार के द्वारा हमें सहायता मिली थी। जैसे हमने वो हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद सरकार से हमें पूरा सपोर्ट मिला। वहाँ पे उनके वॉलेंटियर्स थे, एम्बेसी वाले भी थे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ थी जो पहले खार्किव से लिविव तक पहुँचने में बहुत तकलीफ हुई। अच्छा, मेन जो तकलीफ क्योंकि हम थे वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, हम ईस्टर्न बॉर्डर रशिया के साइड थे और जो मेन जहाँ पे बमबार्डिंग हो रही थी वो ईस्टर्न साइड पे हो रही थी। अच्छा, वेस्ट इलाका सही सुरक्षित सेफ था। सुरक्षित था बहुत, मतलब 90% वो सेफ था, इसलिए हमने वहाँ पे आना। हम जहाँ थे खार्किव वो 50 किलोमीटर था रशिया से, तो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना शेलिंग बॉम्बार्डिंग वगैरह सारी वहाँ हो रही थी कि वो चाहते थे कि पहले हम खार्किव को अंडर में ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन की इस कारण हम बाहर निकलने में भी हमारा वो कहते हैं ना मन घबरा रहा था कि कहीं गोली आ ना जाए। अच्छा, गोलीबारी भी हो रही थी क्या वहाँ? बहुत ज़्यादा भी हो रही थी, सब चल रहे थे। तो क्या आम जनता को परेशान कर रहे थे वो लोग? मेन उनका जैसे होता है ना कि मिलिट्री वाले हैं ना, डिफेंस वाले जितने भी, जैसे कुछ इनके क्या कहते हैं हेडक्वार्टर हो गए मिलिट्री वाले, या इनकी मिलिट्री की हॉस्पिटलें हो गई, मिलिट्री के बंकर हो गए, इनको तबाह करने का था उनका। अच्छा, और थोड़ा दहशत बना के रखना था कि पब्लिक डरी रहे, पब्लिक डरेगी तो जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है वो थोड़ा एक्शन लेगा। अच्छा, तो उन्होंने सिविलियंस जो बिल्डिंग है ना उन पे भी फिर बमबार्डिंग 25 फरवरी या 27 फरवरी के बाद वो जो रशियन आर्मी है वो रोड पे आनी स्टार्ट हो गई थी खार्किव के। और नॉर्मल जैसे अपन देखते हैं फिल्मों में कि आमने सामने जैसे आर्मी लड़ाई करती है, तो वो हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम जैसे बाहर निकले तो दीवारों पे गोलीबारी सारा कुछ हो रखा था, कितनी दुकानें वगैरह नष्ट हुई थी। वो आमने सामने आ गई थी रशियन आर्मी और यूक्रेन आर्मी, अच्छा, आमने सामने आ गई थी। कितने टैंक वगैरह भी लेके आ गए थे वो। रूस का मेन मोटिव यही था। खार्किव जो सेकंड सबसे बड़ी सिटी है यूक्रेन की, सबसे सुंदर सबसे ब्यूटीफुल सिटी है कीव, उसके बाद खार्किव। तो उनका मुद्दा मेन यही था, पहले कीव और खार्किव पे कब्जा करो। अच्छा, सबसे अच्छी सिटियों में आते हैं ये वहाँ की, यूक्रेन की। आपको जैसे आपने बताया इतनी बमबारी में आपने इतना किया, तो हिम्मत कहाँ से आई? इतनी जो मजबूत जो दिल आपने कहाँ से लेके आई? हिम्मत थी, पेरेंट्स की प्रेयर थी, भगवान का आशीर्वाद था, तो मन कहते हैं ना सख्त हो रखा था। और अखिल भारतीय जो ग्राम पंचायत वाले उन्होंने कहा दिन में 2 से 3 बार कॉल आ जाता था कि बस डरो मत, हम बंदोबस्त कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। उन्होंने करी भी, आगे हेल्प करी भी। अच्छा, यहाँ से उनका पूरा गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट था, पूरी समय समय पर जानकारी ले रहे थे गवर्नमेंट से, हमारी जानकारी दे रहे थे उनको, बच्चे कहाँ हैं कैसे हैं अभी, तो उनसे पूरा बिकॉज उनका यूक्रेन में वो खाली हमें हौसला ही दे सकते थे। जैसे हम लोगों ने यूक्रेन क्रॉस किया, उन्होंने कहते हैं ना उनके वॉलेंटियर फिजिकली हमारी हेल्प करी। 3 दिन हम हंगरी में रहे, वहाँ पे भी इंडियन एम्बेसी हमारे अखिल भारतीय ग्राम पंचायत के जो कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने कांटेक्ट करके हमें खाना पीना रहना सब कुछ अरेंज कराया। फ्लाइट तक हमारी 3 दिन के अंदर हो गई थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 5-5 दिन तक वहाँ बैठे थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने हमारी हेल्प करके दिल्ली से आगे उन्होंने फिर हमारी टिकट वगैरह कराई बीकानेर तक की। तो पूरा जो खर्चा लगा आपका वहाँ से आने तक का, वो खर्चा सब किसने किया? हंगरी बॉर्डर से लेके बीकानेर तक सारा खर्चा हमारी भारत सरकार ने उठाया। अच्छा, और जो हमने यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचे हैं वो हमारे पेरेंट्स ने उठाया। सारा जो खर्चा था पहले लगा। ट्रेन में जैसे हमें चढ़ने के लिए कुछ पैसे देने पड़े, वो हो गए। टैक्सी करनी पड़ी, टैक्सी तो बहुत महंगी थी, $100 जो नॉर्मल टैक्सी वहाँ के 100 ग्रेविना, मतलब यहाँ के 300 रुपये में और थी, वो वहाँ के 4 से 5 हज़ार ग्रेविना में, मतलब इंडिया के 10 से 12 हज़ार, वो भी 2 से 3 लोगों के लिए। और दूरी 10 मिनट की दूरी थी, कोई ज़्यादा खास दूरी नहीं थी। वो बोल रहे थे जो इनके मुंह में आ गया वो उनको लेना था प्राइस। जैसे उनके प्राइस आ गया, उन्होंने कहा $100 दो, $100 देना पड़ा, मजबूरी थी, ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रही थी। तो वो जो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस लगे वो हमारे पेरेंट्स ने उठाए थे। तो ये बड़ा ही मंजर खतरनाक था, आपने आंखों से देखा है? आंखों से देखा है। अब ये चाहते भगवान प्रे करें कि भाई ऐसा कोई भी मंजर ऐसा कोई ना देखे, कोई भी देश ना देखे, कोई कुछ भी ना देखे। तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की, हमें पूरे निर्देश दिए अच्छे से, जैसे क्या क्या कोऑर्डिनेट सारा हमें कुछ बताया। और घर वालों को उन्होंने बहुत हिम्मत दी, हमारे घर वालों को बहुत, क्योंकि घर वाले सबसे दूर थे,
हमसे दूर थे तो वो वैसे ही डर रहे थे, ऐसे न्यूज़ में ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही थी, घर वाले तो वैसे भयंकर डरे हुए थे। तो उनको उनसे बहुत हर टाइम जैसे दिन में 2-3 बार बात करते हैं, उनको हिम्मत बनाते हैं, उनको बोलते हम उन बच्चों से जुड़े हुए हैं, आप टेंशन मत लो, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, सारा कुछ सही होगा, आप टेंशन मत लो। घर वालों को उन्होंने बहुत हमारे से। नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे यूक्रेन के जो आए हुए जो विद्यार्थी, बड़े होनहार और बड़े हिम्मत रख के ये लोग आ चुके हैं। अब उनके पेरेंट्स से हम कुछ जानकारी लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा था उस समय जब लोग वहाँ से वो रवाना हुए इतनी दहशत भरी ज़िंदगी से। तो उनसे पूछते हैं, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम लक्ष्मण सोनी है, मैं विवेक का फादर हूँ। तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा था उस समय जब ऐसी बमबारी आपने सुना, आपके दिमाग में क्या, जहन में क्या उठा? हम तो बहुत डर गए थे, मतलब अच्छा, डर गए थे और भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना, और आप ही सुरक्षित रख सकते हो। हमारे अंदर तो वो शक्ति है नहीं कि हम उन्हें कुछ कर सकते हैं। हम केवल आश्वासन दे सकते थे, बच्चों को मोटिवेट कर सकते थे, वो हमने किया। हमने इनका भी हौसला बढ़ाया और हमने अपने आप को भी मजबूत करने की कोशिश करी, और भगवान ने साथ दिया और बच्चे आज हमारे साथ हैं। जब पहली बार आपने सुना कैसे बमबारी हो रही है तो आपके जहन में क्या ख्याल आया कि जो बच्चे आपके वहाँ पढ़ने गए हुए हैं? दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। अच्छा, हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब बच्चे कैसे घर आएंगे, मतलब अच्छा, बहुत भयंकर टेंशन हो गई थी। मतलब खाना बन नहीं रहा था, नींद आ नहीं रही थी, टीवी देख नहीं पा रहा था, देखता था तो शरीर में वो घुटन सी होती थी। हिम्मत ही छोड़ जाती है। हाँ, वही हिम्मत न्यूज़ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मतलब। और फिर ऊपर से बीकानेर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मजे आ रहे थे, अरे थारो एक ही बेटो है थे भेज दियो, हैं थानो बेटो प्यारा को नहीं लगे। फिर कुछ वो हमारा हौसला बढ़ाने की जगह हमारा हौसला तोड़ देते थे। अच्छा, तो बहुत बुरा लगता था, मतलब। मगर हमने चुप्पी साधी, उनको जवाब नहीं दिया, वक्त उनको जवाब देगा। वो तो है। तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतना सहयोग अखिल किया। भारतीय ग्राहक पंचायत में 2 लोगों ने हमारी बहुत मदद की, एक संपत लाल जी सोनी ने और एक शिव कुमार जी व्यास ने। ये सच्चाई है साहब। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में इन लोगों ने हमारी जी जान से मदद की है, और आज हमारे बच्चे अगर सुरक्षित घर पहुंचे हैं तो शिव कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। दिन में 10 से 12 बार वो हमारे को कॉल करते थे, हमारी हिम्मत बंधाते थे, उधर हमारे बच्चों की हिम्मत बंधाते थे, और उन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक और ए से लेकर जेड तक बड़े बड़े अधिकारियों को भी अपने दायरे में रखा, फ़ोन किया, उनसे बातचीत करते थे, हमें भी बातचीत करते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप मेरे घर आइए, आप मेरे साथ रहिए, आप अकेले घर में नहीं रहिए। आप सवाल पूछना चाहूँगा मैं, आप बताइए, आप भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है, जैसे कि बच्चे अभी वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ से अभी आ रहे हैं और हालात अभी वहाँ पे थोड़े खतरनाक है, तो गवर्नमेंट से अपील है हमें यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जैसे कोई सीट मिल जाए तो जैसी फीस और जैसे स्ट्रक्चर वहाँ पे वो हम अगर यहाँ पे दे तो हम सरकार को दे सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट मिला तो डेवलपिंग कंट्री इंडिया ही डेवलप होगा। हम वहाँ पे देने से बढ़िया इंडिया को देना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम आएगा, यहाँ की इकोनॉमी में भी काम आएगा। तो हमारी अपील तो यही है, हमें इंडिया में कोई सीट गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट जैसे भी जिनसे भी ये हो सके सरकार एडजस्ट कर सके, हमारे इंडिया में कॉलेज की सीट दे सके तो हम धन्यवाद थैंकफुल होंगे इंडिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने बच्चों का इतना हौसला अफजाई रखा और उनको मजबूती से आपने आगे बढ़ने के लिए आपने उनको प्रेरणा दी। नहीं, ये जरूरी था। अगर आज हम हमारा हौसला खो जाते तो हमारे बच्चे वहाँ उधर पराई नगरी में बैठे थे तो उनका हौसला टूट जाता। भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया है, पग पग हमारे बच्चों के साथ रहे भगवान। नहीं, वो तो एकदम भगवान तो सबके साथ है और उन्होंने काफ़ी सबका सहयोग किया है। तो मैं इसी मंजर के साथ सौरभ आचार्य और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा पढ़ने जाए तो उसे पढ़ने दो। ऐसी तो जैसे उन्होंने कहा आपको कि बच्चा आपने भेज दिया, ऐसी बातें अफवाह ना फैलाए, क्योंकि पढ़ाई है, कहीं भी कर सकता है, अपना स्वतंत्र अधिकार सबके पास है, सब पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी जाओ, और 1 हो चाहे 5 हो, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जिसने भी अगर आप बोला है गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा कह सकता हूँ, भगवान से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा कोई आगे कोई घटना ना हो कि भारतीय बच्चे या कोई और देश का बच्चा वहाँ फंसे और मुसीबत में कोई परेशान हो, सभी आप पेरेंट्स उसके परेशान हो। इसी के साथ मैं सौरभ आचार्य आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ फिर अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।